हेलो एवरीवन, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। आज के वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे टारगेट होमवर्क सीरीज का एक पार्ट है। और मैंने बताया था आपको जो मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दूंगा। तो आज का यह पहला वीडियो है जो कि वीकली करंट अफेयर्स स्टार्ट किया गया है। आप इसमें 18 फरवरी से 25 फरवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे और हम लोग डिटेल में कंप्लीट करेंगे, जिससे क्या है लंबे समय तक हम याद रख सकते हैं। यदि वन लाइनर आप क्वेश्चन याद रखेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में, तो क्या होगा आप तुरंत ही भूल सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा उसके बारे में डिटेल से पढ़ा कीजिए, जिससे क्या होगा आप उसे अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और भी फ्रेंड्स को मदद मिल सके। और आपको इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो जो एग्ज़ाम रिगार्डिंग है वो आते ही रहेंगे, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको महत्वपूर्ण PDF वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हम सब। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज के करंट अफेयर्स जो प्रोग्राम है, उसमें जो वीक के जो महत्वपूर्ण करंट है उसे देखते हैं। और साथ साथ आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, एक शॉर्ट नोट की तरह, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे आप रिवीजन कर सकते हैं। और यह वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है तो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप धैर्यपूर्वक इसे ज़रूर देखें। जिसमें कि पहला पॉइंट है जो कि करंट अफेयर्स का है, क्वेश्चन एक है, इसमें दिया गया है किसने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया है। तो आप इसके पॉइंट को पढ़ सकते हैं, जो कि यह किसके द्वारा किया गया है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा के द्वारा किया गया है। यह G20 की अध्यक्ष था। तो आप यहाँ से एक पॉइंट याद ये रख सकते हैं जो किसके द्वारा किया गया था, तो ये अलकेश कुमार शर्मा हो जाएगा। और यह कौन से मंत्रालय भी पूछा जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इसमें क्या है, इसके तहत के 400 से अधिक घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास का उद्घाटन हुआ था। और यह पहली बार कब हुआ, पहली बार 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक चलेगा यह। और इसके थीम क्या है, आप इसके थीम याद रख सकते हैं, क्योंकि थीम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अधिकतर एग्जाम में आते हैं। तो इसका क्या, वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यह पूरे एक साथ कंटिन्यू वर्ड में है, तो आप इसे ज़रूर याद रखें। और इसके लोगों के रूप में क्या लिया गया है, यह कमल का प्रतीक, आशा का, यह क्या है, एक आशा दिखाता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और आपसे इसका गठन पूछा जाए तो 26 सितंबर 1999, इसके सदस्य जो है 20 हैं अभी, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में यह पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अगले देख लेते हैं, जिसमें कि अगला है, कौन सा देश एशियाई फुटबॉल 2027 की मेज़बानी कर रहा है। तो यह कौन कर रहा है, जो कि यह सऊदी अरब कर रहा है। और यह किसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन करवाया जाता है, तो एशियाई फुटबॉल संघ के द्वारा। और यह 1956 के बाद क्या है, सऊदी अरब की स्थापना के बाद से इतिहास में पहली बार आयोजन होगा, जो कि 2027 में किया जा रहा है। और यह जो इसका जो निर्णय लिया गया था वह बहरीन की राजधानी में 1 फरवरी को यह जो इसकी मीटिंग जो हुई थी एशियाई फुटबॉल संघ का, उसके दौरान लिया गया था। और इसके जो अभी जो वर्तमान में 26 जून से 16 जुलाई तक जो एशियाई फुटबॉल 2023 जो होगा वह कहाँ पे होगा, तो कतर में होगा। तो आप इसे जो कि नेक्स्ट अभी का रिसेंट का क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है आपको, जो अभी एग्ज़ाम होंगे उसमें, जो 2023 का AFC का जो फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका कौन से जगह पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो यह आयोजन जो कि कतर में किया जाएगा। और इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा एशियाई फुटबॉल संघ का, तो यह कुआलालंपुर मलेशिया में है। और इसकी स्थापना जो कि 8 मई 1954 को मनीला में किया गया था। और ये मनीला कहाँ पे है, तो ये फिलीपींस में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। और यह इससे जो कि अध्यक्ष हैं, इससे क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, तो आप इसे ज़रूर
याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके अगले जो महत्वपूर्ण करंट है वो है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस जो कि यह मनाया जाता है किसके द्वारा, WHO के द्वारा। और इसकी पहल जब 1943 में क्या जिनेवा स्विट्जरलैंड में पहले कैंसर दिवस के रूप में यह मनाया गया था। यह 4 फरवरी को यह इसकी स्थापना किया गया था। और यह देखा जाए तो 2022, 23, 24 का थीम एक साथ दिया गया है जो कि कंटिन्यू में चल रहा है। आप इसे याद रख सकते हैं। 2022, 2023 और 2024 तक ये थीम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। और विश्व कैंसर दिवस के आधिकारिक रंग कौन सा है, तो यह नीला और नारंगी है। आपसे पूछा भी जा सकता है जो कि कैंसर दिवस के आधिकारिक आपको रंग के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको दो कलर दिए जाएंगे, नीला और रंग। तो आप उसे पहले ऑप्शन को पढ़ ले, फिर उसके बाद टिक लगाएं। ठीक है, इसके अगले के देख लेते हैं जो कि अगला दिया हुआ है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। तो परवेज मुशर्रफ का जो निधन हुआ है कौन से, ये तो आप आसान है, यह आप आराम से कर सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे और यह 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक राष्ट्रपति के पद पे रहे थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अगले देख लेते हैं। इसका अगला जो है, किसने विजिट इंडिया ईयर 2023 के पहल की शुरुआत की है। तो यह जो शुरुआत किया गया किसके द्वारा, तो यह पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा यह पहल शुरुआत किया गया और यह नई दिल्ली में अनावरण इसका किया गया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन है, जो यह कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और यह मंत्री का नाम भी पूछा जा सकता है, जो कि जी किशन रेड्डी के द्वारा। और इसका पहल 2023 में पहली बार यह नई दिल्ली में इसकी शुरुआत किया गया था। इसकी शुरुआत पर्यटन को बढ़ावा देने, इसका जो शुरुआत क्यों किया गया था, तो यह इसकी शुरुआत जो इसका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और इसकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत किया गया था। और G20 के प्रत्येक विदेशी प्रतिनिधि भारत की संस्कृति, विरासत और पर्यटन स्थलों का क्या ब्रांड एम्बेसडर होगा। तो यह एक अच्छा यहाँ से पॉइंट निकल के आ रहा है, जो कि G20 के जितने भी सदस्य हैं ये इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और फ्रेंड्स, आप करंट अफेयर्स वन लाइनर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या होगा, वह केवल एक क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। आप उसके बैकग्राउंड को आप समझ नहीं सकते हैं। तो आप कृपया करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके जो बैकग्राउंड रहते हैं उसे ज़रूर पढ़ें, जिससे क्या है ना, यदि आप उसके बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो यह आपको लंबे समय तक आपको माइंड में रहेंगे और याद रहेंगे। लेकिन आप केवल यह पढ़ लेंगे जैसे कि इसका पहल कहाँ शुरुआत किया गया था, तो नई दिल्ली, जबकि इसके 3 क्वेश्चन एक साथ बन रहे हैं। यह कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया था, यह इस मंत्रालय के जो वर्तमान में मंत्री है किसने किया था, तो वह भी आ जाएगा। और यह क्यों किया जाता है, यह भी इस क्वेश्चन में दिख रहा है आपको। तो आप ज़रूर इस टाइप से आप अपना शॉर्ट नोट बना सकते हैं, जो कि क्या है, यह ना कि आपके BPSC, UPPCS और MPPSC ये सभी, और इसके अलावा जो सभी वनडे एग्ज़ाम है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी ज़रूर इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं, और जितना से जितना हो सके आप शेयर करें, क्योंकि इससे क्या है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट वीडियो रहते हैं वो एक सीरीज़ लाने का। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट बस है, जो आप जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अगले देख लेते हैं। इसका अगला दिया है, किस खेल से संबंधित दीपा कर्मकार के डोप टेस्ट में फेल होने के कारण क्या किया गया था, उसे इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने NTA ने क्या किया था, उन पे 21 महीने का प्रतिबंध लगाया है। तो आप यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो स्पोर्ट्स सेक्शन से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भारतीय जिम्नास्ट हैं जो कि दीपा कर्माकर, और इन्हें डोप टेस्ट में फेल होने के कारण इन पे क्या किया गया है, 21 महीने का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। और यह क्या हुआ था, जिसमें कि दीपा के ब्लड में हाइजेनोमाइन की मात्रा मिली है। और यह हाइजेनोमाइन मात्रा जो कि विश्व डोपिंग एजेंसी जो है, इन्हें 2017 में क्या किया था, प्रतिबंधित किया गया था इस पदार्थ को। तो इस वजह से इन पे 21 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसमें क्या है, और यह ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय है।
आपको स्टैटिक के तौर पे भी पूछा जा सकता है, जो कि ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय कौन है, तो यह दीपा कर्मकार हो जाएंगे। और आपसे इसका पूछा भी गठन पूछा जा सकता है आईटीए का। तो आईटीए का गठन कब हुआ था, जो कि आईटीए का गठन हुआ था आपको 2018 में किया गया था। और इसका मुख्यालय पूछा जाएगा तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अगले देख लेते हैं, पहली नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप किसने जीता है, तो यह जो जीता है ऑल इंडिया फुटबॉल, यह आयोजित किया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया है नेशनल बीच सॉकर। और यह इस बार जो केरल ने जीता है, और यह सूरत के इसे किसने जीता है, केरल ने जीता है। और सूरत के डूमस बीच पर यह आयोजित किया गया था फाइनल मैच। और फाइनल मैच किसके बीच में किया गया था, तो फाइनल मैच केरल और पंजाब के बीच में हुआ था, जिसमें कि केरल ने विजय पाया था। और यह देखा जाए तो इसे चेयरमैन जिग्नेश पाटिल ने बताया कि जिग्नेश पाटिल ने क्या बताया था, ये प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 19 टीमों ने इस पर भाग लिया था। कितने टीमों ने, 19 टीमों ने इसमें भाग लिया था। और यह क्या है, यह देश की पहली बीच सॉकर है, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है। और यह देखा जाए तो पहली बार आयोजित हुआ है, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यह पहली बार यह आयोजित किया गया है, 2023 में नेशनल चैंपियनशिप हुआ है। और यह जो केरल के गोलकीपर, इसमें पुरस्कार भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें कि केरल के गोलकीपर संतोष समीर को बेस्ट गोल कीपर का पुरस्कार मिला है, जबकि राजस्थान के अमित गोहरा को 27 गोल के साथ सर्वाधिक गोल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। तो आप इसे जरूर याद रखें। इसके अगले देख लेते हैं, महिंद्रा फाइनेंस ने किसे अपना प्रतिबंध निदेशक एमडी और सीईओ बनाया है, तो यह एक वन लाइनर फैक्ट वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर आसानी से याद रख सकते हैं। जो कि महिंद्रा फाइनेंस क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा एक समूह की एक वाहन फिनिशिंग यूनिट है। यह इनमें क्या है, राहुल एवोलो वर्तमान में कंपनी के मुख्य अधिकारी हैं। और यह किसकी जगह स्थान लेंगे, तो यह रमेश अय्यर का स्थान लेगा। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है, जो यदि अपडेट में क्वेश्चन यदि नहीं करेंगे तो उसमें रमेश अय्यर का नाम रहेगा, और यदि अपडेट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि रिसेंट में भी होगा, तो उसमें यह जो कि अपडेटेड नेम है राहुल एवोलो का नाम दिया जाएगा। और इसका स्थान जो कि यह रमेश अय्यर का यह स्थान लेंगे। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था महिंद्रा फाइनेंस, और यह मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, किसे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अर्थशास्त्र की प्रोफेसर और शोधकर्ता जो कि सामिक रवि को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। और यह क्या है, यह वर्तमान में बुकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ वाशिंगटन डीसी में गवर्नेंस स्टडीज प्रोग्राम की वशिष्ठ यह फेलोशिप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसका नाम क्या है, समीक रवि। और ये एक महिला है, तो आप इसमें डॉट ना करें, क्योंकि नाम से ऐसा लग रहा है जो ये पुरुष के नाम है, लेकिन ये महिला हैं, तो आप इसे एक याद रख सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में पहले स्थान पे है, तो यह वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से क्या हुआ, दुनिया के जो कि सबसे लोकप्रिय नेता हैं वह बन गए हैं। तो इससे पहले भी यह बने हुए थे, जबकि इस बार जो रिसेंट में हुआ इस लिस्ट में भी यह टॉप पे आए हैं। और इन्हें 88% आपसे टोटल परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, जो कि 88% ग्लोबल लीडर रेटिंग के साथ ये टॉप पे आए हैं। और आपसे कम से कम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप तो जरूर याद रख सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट पे तो नरेंद्र मोदी हो गए हैं, सेकंड पे जो कि यह मैक्सिको के एडल्स मैनुअल, और थर्ड पे कौन है, स्विट्जरलैंड के एलन बेस्ट बने हैं। तो आप इसे क्रम में याद रख सकते हैं। जबकि आपके जो अमेरिका है शक्तिशाली, इनके जो राष्ट्रपति बाइडेन है वो 7वें स्थान पे, और यह ब्रिटेन के जो ऋषि सुनक हैं वो 13वें स्थान पे है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और यह रेटिंग जो जारी किया गया है, ये रेटिंग 22 नेताओं के जो कि नेताओं के द्वारा यह जो कि क्रम जारी किया गया था। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट में है। तो इसके और जो कि यह दिया है, किस केंद्र शासित प्रदेश
किस केंद्र शासित प्रदेश की याया योसो झील को केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर याद रखें। याया योसो झील जो कि चुमनथांगा गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर क्या किया था, इसकी जैव विविधता अधिनियम लद्दाख का ये क्या है, पहला बायोडाइवर्सिटी है। तो आपसे इस पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, नाम से भी पूछा जा सकता है, जो कि याया योसो झील नाम आप याद रख सकते हैं। और इसका जो स्थान पूछा जाएगा तो जो कि लद्दाख में हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। ये जो कि फर्स्ट डाइवर्सिटी हेरिटेज घोषित किया गया है इसे। और यह झील क्या है, यह झील लद्दाख में 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह अपनी खूबसूरती के लिए, यह पक्षियों के लिए यह स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। तो यह भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अगले देख लेते हैं। और यह क्या है, यह सिक्योर हिमालय परियोजना का, यह भारत और पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय की यह योजना है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से 2017 में प्रारंभ किया गया था। और यह क्या, एक 6 वर्षीय परियोजना है, जो कि वर्ष 2023 तक यह कार्यरत रहेगा। और क्या हुआ था, इससे जो महत्वपूर्ण और पॉइंट है वो भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिला के बन सकते हैं। और यह क्या है, इस परियोजना के अंतर्गत 4 हिमालयी राज्य जैसे कि जम्मू कश्मीर, अब यह क्या हुआ, पहले राज्य था, अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद यह हिमाचल प्रदेश, यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप याद रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगला जो दिया है, भारत और यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत कितने कार्य समूह का गठन किया है। तो यह टोटल नंबर ऑफ पूछा जा रहा है, लेकिन आपको नंबर ऑफ पूछा जाएगा जो कि 3 हो जाएगा। लेकिन आप इसके पॉइंट को याद रख सकते हैं। भारत और यूरोपीय ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत 3 कार्य समूह के गठन की घोषणा किया है। और ये जो व्यापार ब्लॉक के साथ राजनीतिक संबंधों का इस पर गहरा करने के लिए स्थापित किया जाएगा। और इसमें क्या है, भारत और यूरोपीय, इसमें क्या है, भारत और यूरोपीय संघ, भारत और यूरोपीय जो कि पिछले साल जो कि अप्रैल के व्यापार विश्व प्रौद्योगिकी और सुरक्षा गठजोड़ की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद का स्थापित कर सहमत हुए हैं। और इसमें यूरोपीय यूनियन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था 1 नवंबर। और इसका जो कि मास्ट्रिक्ट यह नीदरलैंड में है। और राजधानी इसकी पूछा जा सकता है जो कि ब्रुसेल्स। और ये कभी कभी आपके सदस्य भी पूछे जाते हैं, जिसमें सदस्य कितने हैं ईयू में, यूरोपियन यूनियन में, तो ये 27 सदस्य हैं। अगले देख लेते हैं, इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी ने किस देश को अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है। तो यह जो किया गया जमैका में मुख्यालय इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी के आधिकारिक तौर पे क्या किया गया, भारत को। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है, जिसमें कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी को उच्च इकोनॉमी प्राथमिकता दी गई और इसे अब विश्व स्तर पे भी मान्यता दी जा रही है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इंडिया से रिगार्डिंग है। जो अपने इंडिया है वह देश का अग्रणी निवेशक के रूप में यह नामित हुआ है। और यह आईएसए की स्थापना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आईएसए की स्थापना 1982 में हुआ था। और यह एक प्रकार का क्या है, समुद्र के कानून पे यह बना हुआ है, जो कि यह संयुक्त राष्ट्र समझौते के द्वारा बना है। यह 1996 में एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में चालू हुई है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और यह टोटल अभी सीवेज अथॉरिटी के हिसाब से देखा जाए तो यह 168 वर्तमान में यह मेंबर है। इसके अगले देख लेते हैं। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना कब तक के लिए बढ़ाया है। तो यह पीएम कुसुम आप जानते होंगे, यह जो कि मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। और इसकी शुरुआत आपसे पूछा जा सकता है, जो कि शुरुआत इसका 2019 में किया गया था। और यह किस उद्देश्य से किया गया है, यह भी आपको जानना जरूरी है, जो कि यह उद्देश्य 2022 में इसका उद्देश्य जो कि था, इसका उद्देश्य 2022 तक 30,800 मेगावाट अंतर्राष्ट्रीय सौर क्षमता प्राप्त करना था, इसका लक्ष्य।
और यह इस योजना के तहत क्या है, किसान इस योजना के तहत क्या किया जाता है, तो इस योजना के तहत किसान अपने खेत में सोलर पंप सिस्टम लगवाकर अपनी सिंचाई कर सकता है। और इसमें सरकार क्या है 60% का सब्सिडी देता है, और ये सब्सिडी जो कि 30% स्टेट बियर करता है और 30% आपका केंद्र बियर करता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, ऐसा नहीं जो आप 60% के साथ डायरेक्टली जा सकते हैं, ये 60% में 50-50 का रेशियो रहता है। इसके अगले देख लेते हैं, किसने दिल्ली बाल अधिनियम संरक्षण आयोग द्वारा तैयार किए गए एक व्हाट्सएप चैटबोट, ये क्या है व्हाट्सएप चैटबोट बाल मित्र को लॉन्च किया है। तो यह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया, जो कि यह करंट में अभी अपना पद का यह इस्तीफा दिया है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अभी इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन यह लॉन्च जो हुआ था उस टाइम यह उप मुख्यमंत्री के पद पे थे, तो आप इसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह मनोज सिसोदिया के द्वारा दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार किया गया व्हाट्सएप चैटबोट है, जो कि बाल मित्र इसका नाम है, तो आप इसे याद रख सकते हैं बाल मित्र। और यह जो है, और यह क्यों किया गया था, तो आप इसे याद रख सकते हैं, यह बाल अधिकार आयोग द्वारा विकसित यह एक अनूठा है, जो कि यह आयोग के बीच बातचीत करने में यह मदद करता है। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। और यह एक प्रकार की क्या वैधानिक संस्था है, जो कि बच्चों के अधिकारों को नियमित और सुरक्षा पर कार्य करती है। इसे अगले देख लेते हैं, किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हार्वर्ड लॉ स्कूल में 2nd ईयर की छात्रा, अमेरिकी छात्रा कौन है, अप्सरा अय्यर। तो यह नाम से आप याद रख सकते हैं, जो कि अप्सरा अय्यर को प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है। और लॉ रिव्यू जो कि 136 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय मूल की महिला को यह पद दिया गया है। तो यह बहुत गर्व की बात है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि अप्सरा अय्यर। और हार्वर्ड लॉ स्कूल जो कि अंतर्गत संचालित होने वाली लॉ रिव्यू की एक संस्था है, जो कि विविध क्षेत्र में क्या है ना प्रकाशित होने वाली जर्नल के लेखों की समीक्षा और चयन करता है, जो कि जो महत्वपूर्ण जर्नल होते हैं और लेख होते हैं उसको यह समीक्षा के तौर पे और उसका चयन करते हैं। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसके अगले देख लेते हैं, अगला दिया है फरवरी 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कितने सट्टेबाजी ऐप को बंद कर दिया गया है। तो यह सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा 138 बैटिंग ऐप को और 94 लोन ऐप जो है उसे बंद कर दिया गया। इसमें पेयू के लेजी पे, किस्मत और बहुत सारे जो चीनी ऐप थे उसे बंद कर दिया गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, टोटल 138। इसमें क्या है, टोटल 138 बैटिंग ऐप हो गए, जिसमें कि 94 क्लोन ऐप, और जो कि आपको इतना डिटेल में नहीं पूछा जा सकता है, टोटल 138 के साथ आप जा सकते हैं। कितनी महिला खिलाड़ियों को बीबीसी साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो यह जिसमें कि पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और इसके सहित क्या 5 महिला खिलाड़ी, जिसे कि बीबीसी महिला श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में पुरस्कार से नामित किया गया। और इसमें टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता कौन थी, मीराबाई चानू, और शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और मुक्केबाजी जरीन के भी नाम इसमें शामिल हैं। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आपके 5 नाम यहीं पे हो गए, जिसमें कि पहला विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, जरीन। तो आपको यहाँ पे नाम हो गए। और यह आपको खिलाड़ी के आपके रिलेटेड कौन से खेल से संबंधित है यह भी पूछा जा सकता है। तो इस पर भी आप जरूर पॉइंट पे याद रखेंगे। विनेश फोगाट पहलवान हो गए, मीराबाई चानू जो कि और मुक्केबाज जरीन, पीवी सिंधु, ये सभी खिलाड़ी के आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं इस नाम को, जो है किससे खेल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सिविलाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ है, जो कि यूके में है, लंदन में। इसके अगले देख लेते हैं, कौन से राज्य अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन हब से संबंधित है, यह 2 वर्षों के लिए। तो ये केरल सरकार ने ये घोषणा किया है, जो उनकी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा। और ये राज्य सरकार के लिए क्या है, 200 करोड़ का इस पर आवंटित करेगा, 200 करोड़ रुपये। और यह हब कहाँ बनाया गया है, आपसे यहाँ से जो कि राज्य से पूछा जा सकता है। तो राज्य तो हो गया केरल, और जिसमें कि यह अमाउंट भी पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं जो भी पॉइंट है उससे एक से कम 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इजीली।
तो आप जरूर इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। यह हब जो कि कोची और तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जाएगा और यह परियोजना जो कि निजी भागीदार इंडिया हाइड्रोजन एयरलाइंस के साथ लागू किया गया है। मतलब आपसे इससे पूछा जा सकता है किसको कौन ये इसको आगे बढ़ा रहा है, तो हाइड्रोजन इंडिया हाइड्रोजन एयरलाइंस इसके साथ लागू किया गया है और ये पहली बार है जब भारत में इस तरह के क्या परियोजना की शुरुआत किया गया है। और यह किस एक प्रकार की यह परियोजना है जो कि पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। तो पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से जो उत्पादित हाइड्रोजन होता है उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है, जिसमें कि इसमें इनका जो आपसे लक्ष्य भी पूछा जा सकता है। तो 2040 तक इनका लक्ष्य है 100% तकनीकी नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का यह इनका लक्ष्य है 100% 2040 तक, और 2050 तक जो कि इनका शुद्ध कार्बनिक तटस्थ राज्य बनाना है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अगले देख लेते हैं। 6वीं संघीय सहयोग संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट के नेताओं की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यह जो किया जा रहा है जो कि यह भारत, और यह पहले आप कभी भी मंत्रालय से और जिससे संबंधित है उससे जरूर पढ़े। तो ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा 6ठे संघीय सहयोग संगठन SCO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट के नेताओं की बैठक आयोजन 6 फरवरी को कहाँ किया गया, तो लखनऊ में किया गया। लखनऊ से में हो रहा है ये, और इसमें इस संगठन में 8 सदस्य हैं जो कि देश के प्रतिनिधि के साथ भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के लेखा परीक्षक इसमें भाग ले रहे हैं। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नाम पूछे जा सकते हैं आपको, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू है और इसकी मेजबानी करेंगे। और इसका थीम क्या है, इसका थीम जो कि लेखा उभरती तकनीकों का उपयोग। और भारत की 2023 की इसकी थीम जो कि एक सुरक्षित SCO की, और यह अभी रिसेंट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि एक सुरक्षित सही SCO की। और एक और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इसका बैठक का उद्घाटन किया था। तो आप इससे ये भी पूछा जा सकता है जो SCO का उद्घाटन किसने किया था, तो ये आनंदीबेन पटेल जो कि गुजरात के यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। चुनाव आयोग ने, इसके अगले देख लेते हैं। चुनाव आयोग ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कौन सा गीत तैयार किया है, तो यह देखा जाए तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि चुनाव आयोग से संबंधित है। तो यह चुनाव आयोग ने इस साल होने वाले 9 विधानसभा चुनाव और अगले साल शुरुआत में होने वाले लोकसभा चुनावों में क्या किया है, मतदान के प्रतिशत, आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो यह क्यों लाया गया है, तो यह मतदान की प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए गीत तैयार किया गया है। और यह गीत का नाम क्या है, मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता, जिसमें क्या है अलग अलग क्षेत्रीय मशहूर हस्तियों इसमें क्या है इसमें भाग लेंगे और वोट डालने के लिए अपील करेंगे। और यह क्या है, इसका जो आयोजन किया गया यह भी पूछा जा सकता है। यह 13वीं राष्ट्रीय मतदान दिवस जो कि 25 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में प्रदर्शित किया गया था और इसी टाइम भी इसका अनावरण भी किया गया था। और यह हिंदी बंगाली के साथ 12 क्षेत्रीय भाषा में इसका सॉन्ग का प्रचार प्रसार होगा। तो इसके अगले को देख लेते हैं पॉइंट को, इसमें दिया है। और फ्रेंड्स यह वीकली करंट है तो इसमें थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आप देखेंगे यह सभी एग्ज़ाम के लिए देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके जो है किस भारतीय कंपनी को फॉर्च्यून पत्रिका की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी के रूप में सूची में शामिल किया गया है, और यह एग्जाम के लिए देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो यह TCS को फॉर्च्यून पत्रिका की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी की सूची में शामिल किया गया। और यह जो किया जाता है किस मायने में, तो यह किया जाता है मूल्यांकन, इनोवेशन और सामाजिक जो कि जिम्मेदारी प्रबंधन रहता है उसके, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, उत्पादों, सवालों जैसे आधार पे इसे शामिल किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो फॉर्च्यून पत्रिका की जो दुनिया की जो लिस्ट बनती है टॉप 11 की कंपनी, तो वो किस बेसिस पे बनता है, तो जिसमें बेसिस आपसे आधार पूछा जा सकता है। तो आधार जिसमें क्या आता है, यह कंपनी का मूल्यांकन, इनोवेशन, सामाजिक जिम्मेदारी, प्रबंधन की गुणवत्ता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, उत्पादों, सवालों जैसे आधार पर यह किया जाता है। और यह वर्तमान में TCS के जो CEO कौन है, राजेश गोपीनाथन है, और इसका मुंबई में स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1968 को। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। इसके अगले देख लेते हैं। फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की मंजूरी दी है, तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यह संबंधित है
जजों की नियुक्ति से संबंधित है तो केंद्र सरकार ने कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचित किया है। उनकी नियुक्ति के साथ इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो यह 32 हो जाएगी। इनमें क्या है, राजस्थान, पटना, मणिपुर इत्यादि को शामिल किया गया है। और आपसे पूछा जा सकता है जो कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीशों की अधिकतम शक्ति है, तो टोटल कितनी अधिशक्ति है जो कि होना चाहिए, 34 है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 27 न्यायाधीश के साथ यह कार्यरत है, यह कार्य चल रहा है, काम चल रहा है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। वर्तमान में 27। अगले देख लेते हैं, कौन सा ग्रह शनि को पछाड़ कर सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया। और यह साइंस और टेक्नोलॉजी से देखा जाए, साइंस के सेक्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लें। और यह सभी क्वेश्चन है जो कि आपके मेंस में भी हेल्प कर सकते हैं, पीएससी के मेंस में भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यह कौन सा हो जाएगा, जो कि बृहस्पति सूर्य के चारों ओर सबसे बड़ा ग्रह बन गया है, जो कि यह वैज्ञानिकों का मानना था कि शनि के चंद्रमाओं की सबसे अधिक संख्या है। और शनि के चारों ओर कितने 82 चंद्रमा खोजे जा चुके थे और बृहस्पति के 80 थे। लेकिन नवीनतम जो कि अभी हाल ही में खोजा गया है, जिसमें कि यह पता चला है बृहस्पति में 12 और चंद्रमा हैं। तो बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, तो 92 हो गई। तो आपसे यह पूछा जा सकता है, जो पहले चंद्रमा कितने थे, 80 थे, और 12 बढ़ गए तो कितने हो गए, 92 वर्तमान में हो गए। तो 92 आप याद रख सकते हैं। और यह बृहस्पति अब क्या हुआ, चंद्रमा की संख्या में सबसे अधिक हो गई है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अगले देख लेते हैं, फरवरी 2023 में किस पेमेंट कंपनी ने पहली बार क्रॉस बॉर्डर यूपीआई भुगतान सेवा चालू की है। तो यह क्या किया गया, यह फ़ोनपे ने कहा है कि ऐसी सेवा शुरू करने के लिए जो देश से बाहर यात्रा, जैसे देश से बाहर यात्रा कोई करता है तो उसके लिए यह सेवा शुरू किया गया है। उसको भारतीय उपभोक्ता को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जरिए विदेशी व्यवसायियों को भुगतान करने में सक्षम बनाएगी। और इसके तहत क्या है ना, अपने भारतीय बैंक से विदेशी मुद्रा में क्या सीधे तौर पर यह भुगतान कर सकते हैं, जिसमें कि जैसे कि आप देख सकते हैं सक्षम जो कि हो गए, जैसा कि आप अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड का आप यूज कर सकते हैं, जैसे अपने कार्ड वगैरह जो कि हम विदेश में भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिसमें कि ओनली इंडिया वगैरह का जिसपे कि कंडीशन नहीं रहता है। तो इसी तरीके के आप यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं विदेशों में। अगले देख लेते हैं, किस कंपनी ने भारत में एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल कौशल पहल शुरुआत की है। तो यह रिलायंस जियो ने जीएसएम के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल सकल प्रोग्राम की शुरुआती घोषणा की है। और इसके जरिए क्या होगा, ग्रामीण महिलाओं के साथ साथ हाशिए पर खड़े होकर निम्न आय वर्गों के लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके तहत क्या डिजिटल अभियान में यह अपने जीवन में सही उपयोग कर सकते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण एक डेटा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं 33 करोड़ महिलाएं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रही है। और पुरुषों का रेशियो देखा जाए तो 24.8 है। और यह क्यों नहीं किया, यह शिक्षा के अभाव के कारण। तो आप इसे देख सकते हैं, इसी वजह से यह डिजिटल अभियान लाया गया है, यह रिलायंस जियो के द्वारा लाया गया है। तो आपसे कंपनी का नाम भी पूछा जा सकता है, जो कि रिलायंस जियो हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला जो कि है, कौन दुनिया में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन का देश बन गया है। तो यह जो बना है यह अपने भारत बन गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पुरुषोत्तम रूपाला ने। तो आप इसे याद रख सकते हैं, कौन सी मंत्रालय ने, तो आप मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने पुरुषोत्तम, और इसके जो मंत्री हैं परसोत्तम रूपाला ने बताया कि भारत दुनिया में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन का देश बन गया है। इसके अगले देख लेते हैं, युवा संगम पंजीकरण पोर्टल नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। तो यह पहले तो आपसे पूछा जा सकता है, जो युवा संगम परियोजना पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है, तो यह नई दिल्ली में किया गया है। और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पे यह किया गया है। और इसके तहत क्या है ना, युवा और भारत के अन्य क्षेत्रों को इसमें जोड़ने की एक नरेंद्र मोदी की एक पहल है। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। कहाँ पर स्थित बीकानेर हाउस में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो यह जैसे ही आपको बीकानेर आए तो बीकानेर कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। आप इस तरीके से भी आप, यदि आपको नहीं पता है तो आप इसके रेफरेंस पॉइंट के साथ जा सकते हैं। तो इसमें कि राजस्थान के मुख्य सचिव
मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा ने नई दिल्ली में बीकानेर हाउस में आधुनिक एवं समकालीन कला एवं संस्कृति की झलक का इसकी स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किया है। आपका स्थान पूछा जाएगा तो बीकानेर हो जाएगा, लेकिन आपको पूछा जाएगा किस स्थान पे उसका उद्घाटन किया गया था, तो यह कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं, यह कन्फ्यूजिंग टाइप का हो सकता है। बीकानेर हाउस में स्कल्पचर पार्क की शुरुआत के साथ ही कला, साहित्य, संस्कृति और विरासत जो जुड़े बीकानेर हाउस हैं उसका आरंभ किया गया था। और यहाँ से जो एक दो इसके जो महत्वपूर्ण उद्यान हैं उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है? रणथंभौर, जो कि यह राजस्थान में स्थित है। डेजर्ट, यह भी राजस्थान में स्थित है। मुकंदरा हिल्स, यह राजस्थान। कमलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। इसके अगले देख लेते हैं। के सत्यनारायण राजू को किस बैंक का एमडी प्रबंध निदेशक सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा के सत्यनारायण को राजू को तत्काल प्रभाव पे क्या किया गया है? यह केनरा बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। यह केनरा बैंक के नए सीईओ नियुक्त किया गया है। और यह किसकी जगह लेंगे? तो एलवी प्रभाकर की जगह लेंगे। और यह एक प्रकार की क्या है? भारत के सरकार के वित्त मंत्रालय नियंत्रक स्वामित्व वाली एक भारतीय सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक बैंक है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अगले देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पे एक समिति का गठन किया गया है? तो यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के ड्राफ्ट डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम को देखने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। और इसकी अध्यक्षता कौन किया है? तो मनोज गोविल ने इसकी समीक्षा की है। और तो आप इसे देख सकते हैं। इस आपका क्या पूछा गया है? किसकी अध्यक्षता में? तो यह क्या हो जाएगा? मनोज गोविल हो जाएगा। और आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा सकता है। सीसीआई का क्या फुल फॉर्म होता है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अगले देख लेते हैं। किस देश के विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान मलिक ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है? तो अब यह आसान क्वेश्चन है, जो कि यह क्रिकेट से संबंधित है। और यह पाकिस्तान के भूतपूर्व विकेट कीपर, अनुभवी विकेट कीपर थे। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अगले देख लेते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट्स पर कब से कब तक शुरू की जाएगी? हाइड्रोजन रेल हेरिटेज पूछा जा रहा है, जो कि यह रेलवे हाइड्रोजन ट्रेन को दिसंबर 2023 तक शुरू करने का यह भारत में लक्ष्य है। और यह स्वदेशी निर्मित भारत की डिजिटल यह भारत में ही यह भारत में ही डिजाइन और निर्मित की जाएगी। यह स्वदेशी एक तरह से है, तो आपके लिए यह गर्व की बात है। यह सबसे पहले कौन से रूट पे चलाई जाएगी? तो कालका शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पे चलाई जाएगी। और बाद में इसका अन्य स्थानों पे भी विस्तार किया जाएगा। तो यह इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो। हाइड्रोजन ट्रेन पूछा जा रहा है, तो जो कि यह सबसे पहले यह कालका शिमला रूट पे यह शुरुआत किया जाएगा। और इसका दिसंबर 2023 में। इसके अगले देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने दी विजन फॉर ऑल स्कूल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह क्या किया है? गोवा सरकार। और वन नाइट इजियर लुक्सोटिका फाउंडेशन और प्रसाद मंत्रालय के साथ ये साझेदारी किया गया है। और आपसे इतना नाम नहीं पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट गोवा के साथ जा सकते हैं। और नाम यदि पूछा जाएगा किसके साथ यह मिलकर किया है, तो गोवा सरकार ने वन नाइट इजियर लुक्सोटिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ किया गया है। इसके अगले देख लेते हैं। किस देश को 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में मुख्य देश के तौर पे नामित किया गया है? तो यह किसको किया गया है? तो यह भारत में स्पेन के राजदूत जॉस मारिया रिडाओ ने कहा है कि भारत को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के तौर पे नामित किया गया है। तो यह एक भारत के लिए अच्छा खबर है, जिसमें कि यह 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में यह मुख्य देश के रूप में आमंत्रित हुए हैं। इसके अगले देख लेते हैं। और इससे एक संबंधित और है, यह कहाँ किया जाता है? तो यह बुरेन रेटिरो पार्क में आयोजित किया, एक वार्षिक एक प्रकार का कार्यक्रम है। तो आपसे पार्क पे पूछा जा सकता है, बुरेन रेटिरो पार्क। अगले देख लेते हैं। अगला दिया है,
गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है जो कि माधवेंद्र सिंह को किया गया है। और यह किसके द्वारा किया जाता है? तो गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसके अगले देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने जय महाराष्ट्र माझा को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है? तो यह डायरेक्टली आप देख सकते हैं, नाम से ही आप अब जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने जय जय महाराष्ट्र माझा को राष्ट्र गीत के रूप में नामित किया गया। और इसका औपचारिक कब किया गया था? तो 19 फरवरी को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पे इसका किया गया था। और आपका ये इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट है, लेकिन यह पूछा जा सकता है, इसकी अवधि कितनी है? तो यह 1 मिनट 41 सेकेंड है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसलिए देख लेते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो यह कर दिया गया जो कि जगदीशपुर कर दिया गया है। देखा जाए तो यह पहले जगदीशपुर ही नाम था, लेकिन जब मुगलों का जो प्रस्थान हुआ था यहाँ पे, तो उसके बाद इसका क्या है, नाम बदल दिया गया था और इसे इस्लाम नगर कर दिया गया था। तो यह इम्पोर्टेंट थोड़ा सा एक अपडेट है। इसके अगले देख लेते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर भारत के 5वें नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी? और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर में एक नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है। तो यह कहाँ पे रखी गई है? तो यह देवघर में रखा गया। ये 5वां नैनो यूरिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत 2021 में गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया, तो यह देखा जाए तो यह दुनिया के पहले नैनो यूरिया की संयंत्र जो किया गया था गुजरात में, इसका उद्घाटन किया गया था। और यह क्यों किया जाता है, यह भी आप इसको जानना जरूरी रहता है आपको। तो यह जो कि फसल की गुणवत्ता, मिट्टी स्वास्थ्य और उपजाऊ पोषण गुणवत्ता के आधार पे इसका उद्देश्य रहता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। इसका जो अध्यक्ष अभी है वर्तमान में दिलीप संघानी, और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को किया गया था। इसके अगले देख लेते हैं, किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को यूएस हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय अमेरिकी सांसद अमी बोरा को 118वीं कांग्रेस के हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस में काम करने के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तो यह कौन हो जाएगा? जो कि अमी बोरा हो जाएगा। और इसके जो हैं, यह कमेटी देश की खुफिया गतिविधियों की निगरानी करता है। इसमें जैसे कि CIA हो गया, DNA हो गया, मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय NIC की जैसे कि हो गई। और यह क्या है? यह 6 बार के कांग्रेस सदस्य हैं। और डॉक्टर अमी बोरा कांग्रेस नल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधि है ये। तो अगले देख लेते हैं, किस भारतीय संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो है, तो आप इसे जरूर याद रखें। तो भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिंकी केज ने तीसरा ग्रैमी 65 जो कि 65वीं नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, यह पुरस्कार जीता है। तो यह जो है, यह केज का क्या है, दूसरा है। और यह पहली बार इन्होंने कब जीता था? तो 2015 में जीता था। और यह एल्बम भी पूछा जा सकता है नाम के तौर पे। तो एल्बम विनर्स ऑफ शमशेरा के लिए अवार्ड जीता था। तो आपसे ग्रैमी अवार्ड में पूछा जाएगा तो नाम क्या आप याद रखेंगे? तो यह हो जाएगा रिकी केज। तो आप जरूर याद रखें इसको। इसके बाद क्या है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का वर्ष 2023 में कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो यह जो कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर की वर्ष 6 फरवरी 2023 को पहली पुण्यतिथि मनाई गई। और इनका निधन कब हुआ था? तो 6 फरवरी 2022 को हुआ था। इसके अलावा क्या, इन्हें पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के से वही नवाज से अवार्ड से नवाजे गए हैं। और इन्हें 2002 में इनको 2002 में क्या दिया गया था? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत के एक सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके अगले देख लेते हैं, महिला के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि यह 6 फरवरी को मनाया जाता है।
और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको मिटाने के लिए मिटाने और इनके प्रयासों के लिए प्रायोजित किया जाता है। और पहली बार यह इस दिन को 2023 में मनाया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका थीम क्या है? पार्टनरशिप विथ मैन एंड बॉयज़ टू ट्रांसफॉर्म सोशल जेंडर नॉर्म्स टू एंड। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अगले जो हैं, किसने राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो यह भारत तिब्बत सीमा पुलिस की केंद्रीय आइस हॉकी टीम राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। यह जो कि लेह के लद्दाख में प्रतियोगिता आयोजित किया गया और यह जो कि 12वां संस्करण था। और इसका आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसका किया था। और यह फाइनल में आईटीबीपी ने लद्दाख स्कॉट्स को यह हराकर आईटीबीपी ने यह लगातार 3 बार यह जीते हैं। और इसका अध्यक्ष जो वर्तमान में डॉक्टर सुरेंद्र मोहन है। इसका अगले देख लेते हैं, किसने मातृभूमि बुक ऑफ ईयर 2023 पुरस्कार जीता है? तो यह डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ ईयर जीता है। और उनकी पुस्तक कौन है? तो वंडर्स किंग्स एंड मैनचेस्टर्स। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि इन्होंने क्या जीता है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर जीता है। इसके अगले देख लेते हैं, भारतीय रेलवे ने किस नाम से व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा की है? तो भारतीय रेलवे ने यात्रा करने और यात्रियों के अपने पीएनआर नंबर से उपयोग कर यात्रा करते समय व्हाट्सएप से एक माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का एक सुविधा लॉन्च किया गया, जो कि जूप ऐप इसका नाम है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और रेलवे की स्थापना कब हुआ? तो 6 मई 1836 को इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और रेल मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? अश्विनी वैष्णव में। और इसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी जो कि वीके त्रिपाठी। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अगले देख लेते हैं, कौन से आईआईटी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भारतीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए परीक्षण मॉडल विकसित करेगा? तो यह आईआईटी मद्रास जो कि इसका कार्यक्रम परीक्षण जो कि मॉडल लॉन्च करेगा। और ये इसरो के जो अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा, जो कि एस सोमनाथ हैं। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1964 को किया गया था। और इसके संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? और यह इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर कारखाने की देश को समर्पित किया गया है। और इस दौरान क्या किया गया था? उन्होंने लाइट यूटिलिटी जो कि हेलीकॉप्टर है उसका भी अनावरण किया गया है। और इसे 615 एकड़ में फैली ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री भी है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। HAL का जो कि फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसके संस्थापक कौन है? तो वालचंद हीराचंद। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को बेंगलुरु में किया गया था। और इसका मुख्यालय जो कि बेंगलोर में ही है। और इसका अध्यक्ष जो कि आर माधवन में है अभी वर्तमान के। तो ये सारे पॉइंट आप इसे याद रख सकते हैं। और आप इसको कम से कम 2 बार तो जरूर आप रिवीजन कर सकते हैं, तो आप नाम आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अगले देख लेते हैं, G20 के तहत पहली यूथ इंटरनेशनल मीटिंग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो G20 के जो तहत पहली यूथ 20 जो कि इंसेप्शन मीटिंग जो कि 2023 गुवाहाटी में शुरू किया गया था। और इसकी अध्यक्षता के तहत 3 दिवसीय यूथ एंगेजमेंट ग्रुप की पहली बैठक 6 फरवरी को असम गुवाहाटी में यह शुरू किया गया था। और इसे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जो कि अनुराग ठाकुर ने प्रतिनिधियों के लिए युवा संवाद के थ्रू यह आयोजित किया गया था। इसके अगले देख लेते हैं, गूगल ने किस नाम से AI चैटबॉट का अनावरण किया गया है? तो यह गूगल एक प्रकार की क्या है? यह अल्फ़ाबेट की एक स्वामित्व वाली कंपनी है। और इसके द्वारा AI चैटबॉट जो कि AI चैटबॉट को टक्कर देने के लिए AI चैटबॉट सर्विस डेवलप किया गया। और इस चैटबॉट का नाम क्या है? बर्ड नाम है। तो आप याद रख सकते हैं, इसका नाम बर्ड है। यह प्रतियोगिता विस्तृत यह जो है यह उपयोगकर्ता को क्या दिया गया? ये विस्तृत जानकारी देगा। और इसके संस्थापक पूछा जाएगा तो यह हो जाएगा गूगल के लेरी पेज, सेंगाई बिन और स्कॉट हसन। CEO कौन है अभी वर्तमान में? सुंदर पिचाई हैं। और ये मूल संगठन किसका? अल्फ़ाबेट का। और इसके मुख्यालय जो कि कैलिफोर्निया USA में है। इसके अगले देख लेते हैं, किसने भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला पहला ट्रक पेश किया है? तो यह जो किया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड ने मिलकर 2200 रुपये हल्के ट्रकों के लिए हाइड्रोजन आंतरिक दहन अनावरण किया गया है।
और इसमें क्या है, रिलायंस ने बेंगलुरु में इस देवी ड्यूटी ट्रक को पेश किया था और पीएम मोदी ने इसका क्या किया था, हरी झंडी इसको दिखाया था। तो आप इस सारे पॉइंट को याद रख सकते हैं। यह बेंगलुरु में किया गया था, यह रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लीलैंड के द्वारा मिलकर किया गया था और इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखाया था। इसका अगले देख लेते हैं, किस शहर का नगर निगम हरित बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहरी निकाय बना है। तो यह इंदौर नगर निगम जो कि हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम बना है। इस बॉन्ड के जरिए निगम 244 एकड़ रुपये जुटाने की योजना कर रहा है। इस राशि को इस्तेमाल 60 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र लगाने के लिए किया जाएगा। और यह एक प्रकार का क्या है, यह ग्रीन बॉन्ड ऋण प्राप्ति का एक साधन है जिसके माध्यम से ग्रीन परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है। और ये मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका अगले देख लेते हैं, किस स्पेस एजेंसी ने पूरी तरह से बिजली से चलने वाला ऑल इलेक्ट्रिक विमान X-57 लॉन्च किया गया है। और यह इंपॉर्टेंट है जो कि नासा ने यह लॉन्च किया है, यह जो कि X-57। और इसमें आपसे पूछा भी जा सकता है यह किस पे चलने वाला, तो ये लिथियम बैटरी पे इसका उपयोग किया जाएगा। इसका मुख्यालय आपसे नासा का पूछा जाएगा तो वाशिंगटन DC। इसका स्थापना 29 जुलाई 1958 को और इसके संस्थापक ड्वाइट डी आइजनहावर। इसका अगले देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में किस देश ने हैकरों में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी की चोरी की है। तो यह जो किया गया रिपोर्ट 2022 में उत्तर कोरिया ने हैकरों के लिए सबसे ज़्यादा चोरी की है क्रिप्टो करेंसी। इसके साथ ही क्या है, विदेशी एरोस्पेस और रक्षा निवेश कंपनियों को भी नेटवर्क भी निशाने पे इन्होंने लिया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर कोरिया हो जाएगा। इसके अगले देख लेते हैं, किसने हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है। तो यह किया गया जो कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा यह किया गया है। और इसका संस्करण जो कि 36वें संस्करण में यह सूरजकुंड में यह इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अगले देख लेते हैं, किस देश के दिग्गज खिलाड़ी आरन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। और यह आपने यह नाम सुना होगा जो कि T20 के सबसे लंबे समय तक यह ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे थे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है। और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित आप एक क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है, कैनबरा है और इसके पीएम एंटोनी अल्बनेस हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं। किसने वेटलैंड बचाओ अभियान शुरू किया है। तो यह जो शुरू किया गया, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में वेटलैंड बचाओ अभियान शुरू किया है। इसके तहत क्या है, दलदली भूमि संरक्षण के लिए जो कि नागरिक भागीदारी का जो निर्माण करेगा। और इसके तहत क्या होगा, वेटलैंड के महत्व को बढ़ावा बारे में लोगों को संवेदनशील बनाया जाएगा। और इसके तहत वेटलैंड मित्रों की संख्या बढ़ाना और संरक्षण के लिए नागरिक भागीदार बनाना इसका संबंध है। इसके अगले देख लेते हैं, किस देश के पूर्व भारतीय क्रिकेट मोंटी देसाई को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो यह जो किया गया है, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और यह अन्य जो क्रिकेटर हैं मनोज प्रभाकर की यह जगह लेंगे। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और यदि भारत से पूछा जाएगा तो भारत के जो पुरुष क्रिकेटर हैं वो राहुल द्रविड़ और महिला के ऋषिकेश कांतिकर। अगले देख लेते हैं, भारत को किस देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे 50 बसें भेंट की है। तो यह जो कि श्रीलंका को भेंट किया गया है। और इनका जो कि श्रीलंका का 75वां स्वतंत्रता दिवस था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और इसे कहाँ दिया गया, जो कि तो यह अभी श्रीलंका की जो कि राजधानी, जो कि 3 राजधानी आप इसे याद रख सकते हैं। जयवर्धन है जो कि 2 राजधानी है, जयवर्धन है जो कि लेजिस्लेटिव और कोलंबो जो कि एक्सिक्यूटिव जुडिशली। और राष्ट्रपति कौन है, रानिल विक्रमसिंघे। इसे के अगले देख लेते हैं, किसने दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट का खिताब जीता है। तो यह जो जीता है जो कि नाताशा पेरियन यागम ने एक भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा है जो कि इन्होंने यह खिताब जीता है, जिन्होंने जॉन्स हॉपरनिकस सेंटर ऑफ टैलेंटेड यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की लिस्ट में शामिल किया गया। और लगातार यह इन्होंने दूसरे साल अपने नाम यह खिताब किया है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अगले देख लेते हैं, आप नाम याद रख सकते हो कि नाताशा पेरियन यागम। प्लांट बिस्ट मीट ब्रांड अनकेब ने इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यह मीट डिलीवरी ब्रांड, यह क्या है, एक प्रकार का मीट डिलीवरी ब्रांड जो कि बेस्ट मिल अनकेब,
जो कि कॉमेडियन अभिनेता कौन है, वीरदास को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इसके तहत क्या होगा, अभिनेता क्या करेगा, ब्रांड के लिए एक अभियान करेगा जिसमें फिल्मों की एक श्रृंखला शामिल है। इसमें पहला शीर्षक कौन है, विदाउट मीट। एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने अपने आप को किस रूप में रिबॉन्ड किया है, तो एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने खुद को जूनो जनरल फाइनेंस लिमिटेड के रूप में रिबॉन्ड किया है। और यह एक प्रकार के जो कि एक नए युग का डिजिटल बीमा करता है, और जो बीमा को क्या करता है, आसान, मैत्रीपूर्ण और पारदर्शी के लिए यह नई शुरुआत किया गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। कौन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए में सबसे अधिक पॉइंट बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं, तो यह जो बने हैं जो कि करीम अब्दुल लेमन जेम्स 1984 के बाद से महान करीम अब्दुल जेम्बोर के रिकॉर्ड को पार करते हुए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर बन गए हैं। और ये एक प्रकार कौन अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अगले देख लेते हैं, सुरक्षित इंटरनेट दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है इस साल सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो कि 7 फरवरी को मनाया गया। सुरक्षित इंटरनेट दिवस एक सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट प्रदान करने के लिए ये उद्देश्य मनाया जाता है, जहाँ पे उपयोगिता जिम्मेदारी से अपना डेटा लीक किए बिना इंटरनेट का उपयोग करता है। और इसका 2023 का थीम कौन था, टुगेदर ऑफ ए बेटर इंटरनेट, और यह 20वां संस्करण था। तो आप यह जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको लिंक करके आप याद रख सकते हैं। इसका अगले देख लेते हैं, वित्त वर्ष 2021-22 भारत को कितने मिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ है, तो यह अभी तक का सबसे ज़्यादा है जो कि 21-22 का है। यह भारत को 89.127 मिलियन डॉलर जो कि विदेशी प्राप्त हुए हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। और आपको डेटा वाइज भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो 89.127 मिलियन डॉलर। इसके अगले देख लेते हैं, फरवरी 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन में शामिल किया गया है, तो यह कांगो, जो कि कांगो गणराज्य के संयुक्त रेमंड सरजीवले ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पे क्या क्या हस्ताक्षर किए थे। तो अब कांगो यह संबंधित है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। और यह क्या है, यह ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए एक सहयोगी मंच है, और इसका गठन जो कि 2015 में किया गया था। इसके मुख्यालय कहाँ हैं, गुरुग्राम, हरियाणा, और इसके महानिदेशक जो कि वर्तमान में अजय माथुर हैं। तो यह सारे पॉइंट आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अगले देख लेते हैं, जो कि अगला दिया है, किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाने का निर्णय लिया है, तो यह कौन सा किसने लिया है, तो जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इसे हाल ही में $5 के बिल से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटा लिया है। तो कौन हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की जो कि नाम है बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलियन है। अगले देख लेते हैं, किस बीमा कंपनी ने पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च किया है, तो यह जो लॉन्च किया गया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने पे यूज ड्राइव पॉलिसी लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा, अगर वाहन से पहले से तय किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला है, तो वह ग्राहक को क्या होगा, छूट का लाभ उठाकर रिफ्यूल प्रीमियम आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। और इसे आप एक बार डिटेल में आप ज़रूर गूगल करके पढ़ सकते हैं, पे यूज यू ड्राइव पॉलिसी। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन को मनाते हैं, तो यह जो मनाया जाता है जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। दिन का उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक और धर्मों का जो कि विश्वास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, उस दिन की को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसके बारे में लोगों की शिक्षित करने के लिए, विश्वासों को विधिवत मानकों को बंधुत्व बढ़ावा करती है। और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2020 को 4 फरवरी को मनाने की इसकी घोषणा किया था, और इसका पहला संस्करण कब था, 2021 में किया गया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अगले देख लेते हैं, अभी हाल ही में किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया है, तो यह जो किया गया जो कि गुजरात सरकार द्वारा किया गया था, तो आप इसे याद रख सकते हैं। भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO कौन है, तो नील मोहन है। इसका क्या है, राष्ट्रपति मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में किया गया है।
और विदेश मंत्री जयशंकर ने फिजी देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा अनावरण किया गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है जो एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, एस फिजी हो जाएगा। आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अगले देख लेते हैं, किस पेमेंट्स बैंक ने छोटे छोटे व्यवसाय और व्यापारियों सहयोग के लिए बीज खाता लॉन्च किया गया है। तो यह बीज खाता जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने देश के छोटे व्यवसायियों और व्यापार करने वाले के लिए असीमित लेनदेन के लिए बीज खाता लॉन्च किया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि पूरे देश में क्या है, छोटे व्यापारियों के लिए व्यापार भागीदारी और तेज़ी से असीमित लेनदेन के लिए होगा। और इसकी एयरटेल पेमेंट बैंक का जो कि नई दिल्ली मुख्यालय है, मूल संगठन जो कि भारतीय एयरटेल से संबंध रखता है, और इसकी स्थापना 2010 में किया गया है। इसके सीईओ कौन है वर्तमान में, जो कि अनुव्रत विश्वास। इसके अगले देख लेते हैं, नीति आयोग का नया सीईओ किसे बनाया गया है, तो यह वर्तमान में जो कि अभी अपडेट हुआ है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि BR सुब्रमण्यम को बनाया गया है। और यह वन लाइनर वाले फैक्ट वाले क्वेश्चन है, तो आप इसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है, BR सुब्रमण्यम। आप एक नाम को 2 से 3 बार जरूर पढ़े तो आपको एक क्लू मिलेगा, आप याद रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है, तो 21 फरवरी को मनाया गया है। विश्व आर्द्रभूमि वेटलैंड दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। और ये हाल ही में ये सब खबर चर्चाओं में रहा था, तो आप इसे जरूर याद रखें। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में चुना है, तो यह किसे, तो RRR को चुना गया है। और यह काफ़ी अच्छी फिल्म है, तो आप इसे ज़रूर देखें यदि नहीं देखा है तो। और इसके बाद इसके अगले देख लेते हैं, इसके अगले दिया है, भारत के 80 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो यह विघ्नेश NAR बने हैं, जो कि भारत के 80 में ग्रैंड मास्टर बने हैं। ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है, तो यह भारत के द्वारा जीता गया है ISSF वर्ल्ड कप में। दुनिया के 6ठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में कौन भारत से आगे निकला है, तो यह ब्रिटेन निकला है। आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि भारत से आगे निकला है कौन, इक्विटी बाजार के मामले में, वह ब्रिटेन निकला है। ठीक है, इसके अगले देख लेते हैं, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला कौन सा पहला हाईकोर्ट बना है, तो यह केरल हाईकोर्ट बना है। और यह इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है। कौन इसी अगस्त में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास आयोजन करेगा, तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं, मालाबार अभ्यास। इसके अगले देख लेते हैं, इसके अगले क्या है, किसने मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, सॉरी, तो यह जो लॉन्च किया गया जो कि JP नड्डा के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह इसका नाम क्या है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, तो यह JP नड्डा के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप इसे याद रख सकते हैं। इससे अगले हैं, भारत और किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित किया गया है, तो यह जो किया गया है यह श्रीलंका के द्वारा किया गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और इसी से संबंधित एक और है, जो कि चीन को पछाड़ कर क्या किया है, चीन को पछाड़ कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि श्रीलंका को मदद के मामले में यह सबसे टॉप पे है भारत। किसे विश्व बैंक का नेतृत्व के रूप में नामित किया गया है, और यह अभी हाल ही में चर्चाओं में रहे हैं, जो कि अजय बंगा, जो कि अभी विश्व बैंक के नेतृत्व करेंगे, यह अजय बंगा। और आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, वहाँ पे जो कि अपडेटेड जो कि डेली करंट रहते हैं, वो मैं आपको जो कि न्यूज़पेपर या जिससे भी रहते हैं मैगजीन से, वह मैं आपको सेंड करता हूँ। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ध्यानम PCS क्लासेज। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको न्यूज़पेपर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, और जो कि इंपॉर्टेंट करंट वगैरह के रहते हैं उसे आपको अपडेट दिया जाता है। और सबसे अपडेट के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अगले देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने अमृत नगरोत्थम योजना लॉन्च किया है, तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, अमृत नगरोत्थम योजना।
DCGI के हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंह रघुवंशी को किया गया है, और ये नए में अभी बने हैं हाल ही में, तो आप इसे नोट जरूर कर लें, और यदि पहले से आपने याद करके रखा है तो उसे अपडेट कर लें। राजीव सिंह रघुवंशी, DCGI। उसके अगले हैं तुर्की और सीरिया, जो कि तुर्की और सीरिया में जो अभी अर्थक्वेक आया था उसके लिए भारत सरकार ने हेल्प के तौर पे एक अभियान लॉन्च किया था। उस अभियान का नाम पूछा जा सकता है। अक्सर जो भी किसी देश में कुछ अभियान होते हैं या देश में ही कुछ रहते हैं तो उसका नाम अक्सर पूछा जा सकता है। तो यह क्या, ऑपरेशन दोस्त उसका नाम रखा गया था। तो यह जो कि तुर्की और सीरिया में जो कि हाल ही में अर्थक्वेक आया था और इसे भारी मात्रा में यह क्षति हुआ था, तो ऑपरेशन दोस्त आप याद रख सकते हैं। इसके अगले देख लेते हैं दादा साहब फिल्म फेस्टिवल, जो कि अभी हाल ही में हुआ है, जिसमें कि बेस्ट एक्टर के रूप में किसे दिया है? तो रणवीर कपूर को दिया गया है। और ये किसके लिए गया? जो कि ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए यह दिया गया था बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए किसे दिया गया? जो कि आलिया भट्ट को दिया गया। और आलिया भट्ट जो कि आप देखेंगे यह मूवी काफ़ी अच्छे हैं, जो कि यह एक सोशल रिफॉर्म के तौर पे यह दिया गया था, जो कि यह गंगूबाई काटियावाला। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 15% होगा भारत का हिस्सा। यह किसने यह जारी किया है? तो यह जो कि IMF के द्वारा यह कहा गया है, और यह भारत का अब तक का सबसे बेस्ट स्थिति है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। भारत ने रेल नेटवर्क के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हरित नेटवर्क बना है। तो यह चीन के बाद दूसरा यदि सबसे बड़ा नेटवर्क पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। इसके अगले देख लेते हैं, PM मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? ली सियन यूंग के साथ लॉन्च किया है कौन सा UPI पेमेंट, जो कि UPI पेमेंट लॉन्च किया है पेनवे लिंकेज। सिंगापुर आपसे पूछा जा सकता है, जो कि PM मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लुंग के साथ लॉन्च किया UPI, जो कि पेनवे लिंकेज इसका नाम दिया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टोटल जो एक वीक के जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो कि घटनाक्रम के जो महत्वपूर्ण जो कि पॉइंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वह सभी हमने कंप्लीट कर लिया है। और आशा करता हूँ यह जो कि महत्वपूर्ण जानकारी था आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूर मददगार साबित होगा। और आपने देखा होगा जो कि हमने एक डिटेल में करंट अफेयर्स जो कि प्रोग्राम है उसे कंप्लीट किया है। क्योंकि आप देखे होंगे यदि वन लाइनर आप यदि करंट याद करेंगे तो वह क्या है, थोड़े समय के बाद आपको रिमेंबरिंग नहीं हो पाता है, भूल सकते हैं हम। और उससे जो लिंकेज यदि डेटा हम याद रखेंगे तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन को हम रिलेट इजी कर लेंगे। मंत्रा जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पूछते हैं और 4 क्वेश्चन हमें अलग से पढ़ने पड़ते हैं। इससे अच्छा एक पॉइंट को हम थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ें और उससे 4 क्वेश्चन बना सकते हैं ईजिली। तो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कृपया आपको पसंद आया होगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरीके के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जो कि डेली प्रोग्राम अभी चल रहा है हमारा, अभी डेली होमवर्क सीरीज जो कि टारगेट चल रहा है वह आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं, जो जिसमें कि हम लोग मेन फोकस BPSC UP PCS और MPPSC का जो कि एक साथ PT प्लस मेंस का एक साथ जो कि NCERT बेस्ड हम लोग जो कि टारगेट कंप्लीट करेंगे। और ये महत्वपूर्ण सीरीज है। इसी के तहत ये करंट अफेयर जो कि हमने अभी कोई मैगजीन अभी ऐड नहीं किया है, तो इसलिए मैंने बताया था आपको जो हम वीकली आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दूंगा। जो कि मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाया था उससे मैंने यह पूरा आपको वीडियो के फॉर्मेट में कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन कर लें, क्योंकि यह केवल वीक में एक वीडियो आएगा, तो आपको ऐसा भी नहीं होगा जो जैसे आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। तो आप लोग जब कभी हम स्टूडेंट जैसे खाना बनाते हैं या किसी टाइम में यदि आप खाना बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम आप लोग इसे प्ले करके ईयरफोन या जो भी वगैरह हैं आप उसके साथ आराम से सुन सकते हैं। और एक बार तो आप अच्छे से कम कंप्लीट करने के बाद आप रिवीजन के तौर पे ऐसे कंप्लीट कर लें। अच्छा फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन करते रहें और जितना से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं भी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आपका जो टॉपिक कुछ टॉपिक कंप्लीट पहले हो जाए, उसके बाद मैं आप सबके लिए जो कि
जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे वो ज़रूर लाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।